हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी सी चल रही होगी। चलिए, सो आज की वीडियो है हमारी, दैट इज 26 डे ऑफ आवर 45 हार्ट चैलेंज। तो 26वें दिन पे हम आ गए बच्चों, और आज की वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड अगेन ये चैप्टर दो पार्ट में आएगा, एक पार्ट 26 डे में आ जाएगा, एक कल आ जाएगा। सो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं क्या आज के हमारे चैलेंजेस हैं। शुरू करते हैं बच्चों। तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो बेसिकली अभी तक आपने जो पढ़ाई पढ़ी है, अभी तक आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पार्ट किया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए तो हमारी सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि 1950 तक हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम तक। तो 1947 से 50 का जो एरा था, जिसमें कि हम फ्रीडम हमको, हमारे देश को मिली ब्रिटिशर से। तो हमने वहां पर हमारी कंडीशंस को एनालाइज किया। आफ्टर दैट हमने सेकंड पार्ट में देखा कि 1950 से हम चले और 1990 तक हम चलते रहे। ठीक है, 1990 तक हम चले। तो ये एक 40 साल का दौर आपने देख लिया कि इस 40 साल में हमारी इकोनॉमी में किस तरह से क्या डेवलपमेंट हुए। अब जो तीसरा पार्ट है इसका, वो ये है बेटे, वो है 1991 के बाद से टिल डेट। ठीक है, तो 1991 के बाद से आज तक की पूरी कहानी है इसमें। ठीक है, तो ऐसा क्यों कि सर 1991 में ही हमने इस चीज को, इस चैप्टर को, या हम कहें कि स्टडी को हमने 1991 से शुरू किया, ये 1980 से अभी तक क्यों नहीं पढ़ा, या 2001 से अभी तक क्यों नहीं पढ़ा, 1991 से ही हमने क्यों पढ़ा? तो इसका बेसिक कारण समझिएगा कि 1991 में आपकी जो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर इंप्लीमेंट हुई देश के अंदर, जिसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। ठीक है, तो फेजेस अलग अलग बन गए। एक हम आजाद थे, फिर हम 1990 तक चले, देन उसके बाद 1991 से हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ हम आज तक चलते आ रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से इस चैप्टर को हमें समझना है। सो क्या आज की क्लास में हम कवर कर पाएंगे? क्या हमारे चैलेंजेस हैं? हम इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है उसको समझेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी हम समझेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी क्या, रिफॉर्म्स क्या थे, एंड उसके अंदर हम देखेंगे लिबरलाइजेशन को आज की क्लास में, जिसमें 5 सेक्टर्स के अंदर किस तरह से लिबरलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया गया। तो ओवरऑल ये स्टोरी आज के चैप्टर की होने वाली है बच्चों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म, कि सर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म होता क्या है? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म कुछ नहीं, एक लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज है। क्या है? लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। एंड किस लिए ये पॉलिसीज डेवलप की हमने? फॉर द स्पीडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए इकोनॉमी, फॉर द स्पीडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी को की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसको स्पीड देने के लिए, उसको पेस देने के लिए हमने नए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। ठीक है, जो कि बहुत डायनामिक थे, दैट मींस वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टिव पॉलिसीज थी सारी की सारी, और उनको हमने इंप्लीमेंट किया। यही हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहलाते हैं। तो ये जरूरत क्यों पड़ी हमको रिफॉर्म करने की, वो समझिएगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991, कि 1991 में ऐसा देश में क्या क्राइसिस हुआ कि हमारी उस समय की सरकार को इतने सारे रिफॉर्म्स करने पड़े थे। ठीक है जी, तो देखिएगा, सबसे पहले ड्यूरिंग 1991 इंडिया मेट विथ एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड टू इट्स एक्सटर्नल डेट। तो जो क्राइसिस था किससे रिलेटेड था बच्चों? जो देश ने बाहर से कर्जा ले रखा है उससे रिलेटेड था ये। ठीक है, पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रिपेमेंट ऑन इट्स बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। गवर्नमेंट अपनी जो बोरोइंग्स इनको रिपे नहीं कर पा रही थी। ये क्या हुआ भाई? सॉरी, कुछ इश्यू हुआ। एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों। चलिए, आगे आगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पॉइंट क्या है? ये आ गया, वापस आ गया। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। चलिए, सो इकोनॉमिक रिफॉर्म समझ में आ गए थे दोस्त। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है? बोले सर लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, फॉर द स्पीडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर? बिकॉज ऑफ क्राइसिस ऑफ 1991। 1991 का क्राइसिस क्या था सर? ये बेटा हमारे देश का जो उसके एक्सटर्नल डेट्स थे, उनको, उनसे संबंधित था, उनसे रिलेटेड था। ठीक है, एक्सटर्नल डेट से मतलब जो बाहर से कर्जा ले रखा है। तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे उस टाइम समस्या थी, वो ये थी। एक तो हम लोग
वी आर नॉट एबल टू मेक द रिपेमेंट ऑफ इट्स ऑफ आवर बोरोइंग्स, हमारे जो देश में जो कर्जा था उसको हम रिपे नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, ये कितने कम हो गए कि हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंस नहीं था हमारे 15 दिन के इंपोर्ट बिल्स को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, मतलब हमारे इंपोर्ट्स का 15 दिन बाद, 15 दिन तक हमारे इंपोर्ट बिल्स को फाइनेंस भी नहीं कर पा रहे थे, इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हमारे देश में हमारे पास कटौती हो गई थी। एंड लास्ट वन इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उस टाइम महंगाई अपनी चरम सीमा पे थी। तो तीन बातें हो गई, एक तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज्यादा डिप कर चुके थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, एंड देश इस पोजीशन में नहीं था कि अपनी जो कर्जे हैं वो चुका पाए। तो ये हमारा एक क्राइसिस था 1991 का। अब बोले सर ये क्राइसिस हुआ क्यों, ऐसी समस्या आई क्यों? तो बेटा इसके कारण है कुछ ये, देखिएगा। सबसे पहला क्या पड़ता है, सबसे पहला कारण क्या है बेटा, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने कहा था ना कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा कि भारत सरकार खुद जो है प्रोडक्शन के अंदर आई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर भारत सरकार ने खुद ने कंपनी एस्टेब्लिश की और प्रोडक्शन चालू किया, जिनको कि हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, बाहर जो सरकारी कंपनी है उनको। तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, इनका एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ, ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि बहुत ज्यादा इनएफिशिएंटली ऑपरेट हो रही थी और बहुत ज्यादा करप्शन था। ठीक है, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट थी, करप्शन था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉसेस होने लगे। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो पैसा कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, वो कहां लग रहा था, इन लॉस वाली कंपनियों को मैनेज करने में खर्च हो रहा था। दूसरा, हाई फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये आपने मैक्रो के चैप्टर में, बजट चैप्टर में पढ़ लिया होगा। ठीक है जी। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर। अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, एंड उसको फाइनेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अराउंड 5.4% ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी का 5.4% फिस्कल डेफिसिट था 1981-82 में, एंड उसके बाद इंक्रीज होकर कितना हो गया था, 8.4% इन 1990-91, जिसकी वजह से देश किसमें फंस गया बेटा, एक डेट ट्रैप में, कर्जे के जाल में फंसता गया। क्योंकि आप समझो आपकी जीडीपी का 8.4% आपका फिस्कल डेफिसिट है, मतलब आप लगभग 10% आपको कमी पड़ रही है। ठीक है, तो लाखों करोड़ रुपए की इशू हो गए। चलिए, देन इसके बाद है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो बच्चों हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए, इसके कारण क्या थे, राइज इन ऑयल इंपोर्ट बिल। क्या, राइज इन ऑयल इंपोर्ट बिल ड्यू टू इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस बिकॉज ऑफ गल्फ वॉर बिटवीन गल्फ कंट्रीज ऑफ इराक एंड कुवैत। तो इराक और कुवैत में वार था, आपने वो मूवी आई थी ना एयरलिफ्ट अक्षय कुमार की, उसमें ये सिचुएशन दिखाई गई, कुवैत और इराक के बीच में वॉर हो रही थी, तो हमारा ऑयल वहां से आ रहा था, तो अल्टीमेटली सॉरी ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हमारा ऑयल का इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो गया, जो कि हमको अल्टीमेटली डेट के अंदर लेके चला गया। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन एंड, ये एंड ओल्ड डेबिट लिखा है बेटा, ये इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, ये गड़बड़ है, ऑन ओल्ड डेट, ये ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो हमारा इंटरेस्ट था पुराने कर्जों पे, उसकी पेमेंट भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, एंड देन हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा था, जबकि एक्सपोर्ट हमारा कम ग्रो हो रहा था, मतलब हमारा इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज्यादा था, तो अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज देश से बाहर ज्यादा जा रहा था। तो इन कारणों से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो क्या हो गए बेटा, ड्रॉप करके कम हो गए बहुत ज्यादा। तीसरा पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये आपको बताता है हमारे देश के ट्रांजैक्शंस दूसरे देशों के साथ, जो भी मतलब बेसिकली हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और जो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, वो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या था बेटा, डेफिसिट में था, अराउंड 17,367 करोड़ रुपए का उस टाइम डेफिसिट था। ध्यान रखिएगा, 17,367 करोड़ रुपीस आपको आज कम लग रहा होगा देश के मुकाबले, कितना बड़ा देश है, तो ये बहुत बड़ी रकम आपको नहीं लग रही होगी, बट ड्यूरिंग 1990 में एक बहुत बड़ा अमाउंट था ये। ठीक है, तो आप इस पे जाकर कंफ्यूज मत होना कि सर इतना तो आजकल हमारा बजट देखो कितना ज्यादा है, तो इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है ये, पर उस समय के अनुसार बहुत बड़ा अमाउंट था ये। ठीक है जी। देन फाइनली इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा था, एसेंशियल जो गुड्स थे हमारे उनकी कमी थी, जिसकी वजह से प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही थी।
ठीक है। एंड हमारी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई भी काफी हमने इंक्रीज की, मतलब कि नए नोट छापे वापे होंगे तो मनी सप्लाई भी काफी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो चार कारणों से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। सबसे पहला कारण तो हमारा फेलियर ऑफ, सेकंड हमारा हाई फिजिकल डेफिसिट ज्यादा था, एंड तीसरा जो हमारा फॉरेन रिजर्व में कमी आई। एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे ड्रॉप, उसके तीन कारण थे बेटे। एक तो ये कि वॉर था इराक और कुवैत के बीच, इसकी वजह से हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो गया। हमारी दूसरी जो है, जो पुराने जो कर्जे थे विदेशों से, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से हमारा अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा था। एंड तीसरा इंपोर्ट हमारा ज्यादा था एक्सपोर्ट से, ये कारण थे। एंड देन आ गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट, कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट शो कर रहा था आपकी बेसिकली कंट्री में इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज कम था, आउटफ्लो ज्यादा था। एंड लास्ट वन इज इन्फ्लेशन, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था। ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया, आगे बढ़ो। तो बेटा अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ठीक है जी, इसको समझते हैं। सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इकोनॉमिक क्राइसिस, उस टाइम के हमारे पीएम थे मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है। एंड हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो हमारे एक्स पीएम थे वो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। इन्होंने क्या किया, एक न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया इन जुलाई 1991 में, जिसको कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इन पॉलिसीज का, टू क्रिएट मोर कंपिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूव द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। सो जो हमने पढ़ा था कि 1950 से 1990 में कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है ज्यादातर कंट्रोल करता था चीजों को, एंड बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी प्राइवेट सेक्टर पे काम करने को लेकर, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, जैसे कि आपकी जो इंडस्ट्रीज थी उसका एक अलग अलग कैटेगरी, तीन कैटेगरी में बटी हुई थी वो, जिसमें मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज जो थी गवर्नमेंट के हाथ में ही थी, बाकी कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर के पास थी, उसमें भी उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत तरह की कंट्रोल्स थे उनके ऊपर। तो ये जो पॉलिसीज थी 1991 में, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसमें बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंपिटिटिवनेस बढ़े फर्म्स की, वो एक क्या बोलते हैं फ्री इन्वायरमेंट में काम कर सके, उनके ऊपर जो फालतू की बैरियर है उनको हटाया जा सके और वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है, ताकि हमारी ज्यादा ग्रो कर पाए देश, ठीक है जी। इस तरह की पॉलिसीज लेके आए, ठीक है जी। अब बेसिकली इस पॉलिसी में जो रिफॉर्म थे वो दो कैटेगरी में, दो ग्रुप में बांटे गए। पहला रिफॉर्म्स को हमने कहा स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म, तो सरकार ने कुछ कदम उठाए, किस लिए उठाए, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को सुधारने के लिए, एंड दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उस टाइम की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी उस टाइम को हैंड टू हैंड उसको करेक्ट करना जरूरी था। बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना जरूरी था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी था एट दैट मोमेंट। दूसरे जो हमारे रिफॉर्म थे उनको हमने क्या कहा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का। ये हमारे लॉन्ग टर्म मेजर्स थे। ये लॉन्ग टर्म मेजर किस लिए थे बेटा, ये एफिशिएंसी इकोनॉमी में इंप्रूव करने के लिए, इंटरनेशनल कंपटीशन सॉरी हाँ, सो बेसिकली हमारी जो कंपनियां थी उनको कंपेटिटिव बनाना चाह रहे थे, इंटरनेशनली जो गुड्स थे उनसे कंपीट करने के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन हो, इनको लेकर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने क्रिएट किए। तो यहाँ पर हमारे तीन मेन पॉलिसीज हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमको पढ़नी होती है बच्चों। एक तो है लिबरलाइजेशन, एक आपकी प्राइवेटाइजेशन एंड एक ग्लोबलाइजेशन। तो तीन पिलर्स हैं, गवर्नमेंट ने बेसिकली तीन पॉलिसीज अडॉप्ट की। इन तीन, या मैं कहूँ कि तीन हेडिंग्स के अंदर जो है सारी चीजें हमें कवर करनी है। एक कहलाता लिबरलाइजेशन, एक प्राइवेटाइजेशन, एक ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में अडॉप्ट किया, इंप्लीमेंट किया बच्चों, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं लिबरलाइजेशन से कि लिबरलाइजेशन है क्या सर। तो लिबरलाइजेशन इज बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल सा फंड है बेटा, फ्रीडम देना, ठीक है। लिबरल होना चीजों को लेकर, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन में क्या है, फ्रीडम दी गई। सर किसको दी गई फ्रीडम, अरे भैया रेस्ट्रिक्शन किस पे है, प्राइवेट सेक्टर पे, तो उसको फ्रीडम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, इसको ही लिबरलाइजेशन बोलते हैं। कि जो भी एंट्री या ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट सेक्टर पे, उनको रिमूव करने को ही लिबरलाइजेशन कहा गया है। 1991 से पहले बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती थी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, जो कि उनकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है बेटा,
to replace the regulated rigid system with the new system where restrictions and regulations on private sector can minimize and private sector can grow. ठीक है, तो बेसिकली इनका मेन फोकस ऑब्जेक्टिव यही था कि जो फालतू की रेगुलेशंस, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं प्राइवेट सेक्टर पे, उनको एलिमिनेट किया जा सके, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर भी फ्रीली ग्रो कर सके ज्यादा बेहतर तरीके से। तो अल्टीमेटली लिबरलाइजेशन के तहत ये 5 सेक्टर्स में कुछ रिफॉर्म्स किए गए। तो इस लिबरलाइजेशन का इंप्लीमेंटेशन इन 5 सेक्टर में किस तरह से हुआ, ये हमें बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इन 5 हेडिंग्स को हमें पढ़ना है कि इन 5 हेडिंग में किस तरह से लिबरलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया गया बच्चों। तो शुरू करते हैं इन पांचों टॉपिक को। सबसे पहले हमारे पास आ गया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में अब आपने लास्ट क्लास में या लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे देश में क्या सिस्टम था उस टाइम कि जो आपकी कोई भी पहली बात तो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया था 3 कैटेगरी में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, जिसके अंदर की बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी गवर्नमेंट के लिए ही वहां पर वो थी, क्या बोलते हैं, रिजर्व थी। दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का बहुत बड़ा इशू था, जिसकी वजह से कि प्राइवेट सेक्टर को कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे सरकार से कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए। तो इस तरह की कई सारे इश्यूज थे बिफोर 1991। तो पहला पॉइंट क्या है, अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि जो वहां पर लाइसेंसिंग का सिस्टम था उसको हटा दिया गया। पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया लेकिन मेजोरिटी में हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ा गया कि भैया क्या, कि लीकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स, इन 5 चीजों को छोड़कर आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है सरकार से, आप प्रोडक्शन कर सकते हो। इन 5 चीजों के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सिगरेट बनाना चाह रहे हो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आप शराब बनाना चाह रहे हो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आप डिफेंस इक्विपमेंट्स मतलब अपनी सेना के लिए कोई हथियार बनाना चाह रहे हो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, जो अपनी माइनिंग वगैरह में बम वगैरह फटते हैं ना, तो उन एक्सप्लोजिव्स को अगर आप बना रहे हो तो आपको हथियार लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। आप किसी भी प्रकार का कोई डेंजरस केमिकल जो कि खतरनाक है लोगों के लिए, ऐसा कोई केमिकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइसेंस को हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। दूसरा बेटा, डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पहले जहां पर पब्लिक सेक्टर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व थी, जहां पर कि प्राइवेट सेक्टर नहीं घुस सकता था, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। 17 इंडस्ट्रीज थी, उनको घटाकर 3 इंडस्ट्री कर दिया गया। बेसिकली कहने का मतलब डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज को छोड़कर अब कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टर घुस सकता है। टेलीकॉम में, हर सेक्टर में, ठीक है, एयरवेज में, सब जगह घुस सकता है, बैंकिंग में, सब जगह घुस पाएगा। बेसिकली डिफेंस को, एटॉमिक एनर्जी को, रेलवे को छोड़ दो, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनमें प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता था। तो बेसिकली ये जो आपका रेस्ट्रिक्शंस थी, अराउंड 17 इंडस्ट्रीज थी, उनको कम करके सिर्फ 3 इंडस्ट्री को ही रिजर्व रखा फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, बाकी सबको फ्री कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। तीसरा पॉइंट है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो हमने वो पढ़ा था ना कि बहुत सारे ऐसे गुड्स थे जिनको कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला ही बना सकता है, तो वो रेस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर हटा दी गई। देन मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, MRTP एक्ट, एक नया कानून लाए जिसके अंदर क्या कहा कि पहले जहां पर उनको, जो भी प्राइवेट सेक्टर था उसको अपने एक्सपेंशन के लिए कोई नई ब्रांच खोलनी है, कोई बड़ा कोई नया यूनिट खोलना है, तो सरकार से परमिशन लेनी होती थी। इस तरह की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। आप इजीली जो है अपनी कंपनी को एक्सपेंड करो, जहां पर आपको बनाना है, जो भी बेसिकली जो भी इंडस्ट्री ले रहा वगैरह है, वहां पे आप जमीन लो, प्रोडक्शन करो, फैक्ट्री डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वन इज फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। सो हम लोग जो है अब इजीली आपकी जो पहले जहां पर की बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शंस थी, कोटा थे कि आप जो है बाहर से ज्यादा कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते, वहां पर अब ये भी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, जिससे कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सको और अपना प्रोडक्शन और प्रॉफिट इंक्रीज कर सको। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक बातें होगी हमारी किसके अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर, कि किस तरह से लिबरलाइजेशन को इसमें डाला गया। चलिए
अब देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह से लिबरलाइजेशन का इंप्लीमेंटेशन हुआ, वो हमें देखना पड़ेगा। अब बोले सर फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, तो यार बाबू ये आपका जो भी बैंक है, इंश्योरेंस है, ये सब क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब क्या है, ये सब फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है साहब। इसमें चार तरह के रिफॉर्म देखेगा। सबसे पहला रिफॉर्म है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, कि पहले जहां पर प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं ऑपरेट हो सकते थे, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउ कर दिया कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी प्राइवेट कंपनियां एंटर कर सकती हैं। दूसरा, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। पहले जहां पर आरबीआई क्या करता था, रेगुलेट करता था, क्या करता था, रेगुलेट करता था, फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करता था, क्या करता था बेटा, कंट्रोल करता था, रेस्ट्रिक्शंस लगाता था। तो इसको इस काम से हटा दिया क्या भैया, कि तुम्हें रेगुलेट नहीं करना है, तुम्हें कंट्रोल नहीं करना है, बजाय उसके व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फैसिलिटेट, क्या करना है, फैसिलिटेट, फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प करनी है, उसको फैसिलिटेट करना है, उसको असिस्ट करना है ढंग से, ठीक है साहब। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब बाहर से विदेशी कंपनियां भी 51% तक जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते थे हमारे बैंकिंग सेक्टर में इंडिया के अंदर, ये एक लिमिट इंक्रीज कर दी गई। एंड ईज ऑफ एक्सपेंशन, कहने का मतलब आप अपनी नई ब्रांच बिना किसी अप्रूवल के प्रायर आरबीआई खोल सकते हो, ठीक है। अपना एग्जिस्टिंग आपके जो ब्रांचेस का नेटवर्क आप इंक्रीज कर सकते हो। पहले आपको एक छोटी सी ब्रांच भी कहीं खोलनी है तो पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब कहा कि प्राइवेट सेक्टर को कि भैया तुम बैंक में आओ, बैंक खोलो, तुम्हें जहां ब्रांच डालनी ब्रांच बढ़ाओ, एक्सपेंड करो। आरबीआई को बोल दिया कि भाई तू अब ज्यादा इनको परेशान मत कर, रेगुलेट मत कर, कंट्रोल मत कर, इनको हेल्प कर, इनको ग्रो कराने में। एंड जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी अलाउ किया कि तुम भी भैया इंडिया के अंदर 51% तक अपना इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज में कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये चार तरह के रिफॉर्म्स किए गए अंडर लिबरलाइजेशन बैंकिंग सेक्टर में, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में। अब सर फिस्कल रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म क्या होता है, फिस्कल बेसिकली टैक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, तो टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो टैक्स दो तरह के होते हैं बच्चों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, जिस आदमी के ऊपर टैक्स लगता है वही सरकार को जमा करा रहा है, कहने का मतलब बर्डन ऑफ टैक्स एंड लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, बर्डन ऑफ टैक्स एंड लायबिलिटी टू पे दैट टैक्स, डिपॉजिट द टैक्स टू द गवर्नमेंट इज ऑन डिफरेंट पर्सन। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स हो गया, आपके ऊपर टैक्स लगा, आपने सरकार को जमा कराया। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जैसे कि गुड्स एंड सर्विस आप खरीदते हो, तो उस पर जब जीएसटी आप पे कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप दुकानदार को या उस सेलर को पे कर रहे हो टैक्स, गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो। ये उस सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को जमा कराएगा टैक्स जब भी उसकी ड्यू डेट आती है। तो ये टैक्स टैक्स कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स, कि आपके पास से इनडायरेक्टली पैसा जो है सरकार के पास जा रहा है, ठीक है सर। तो रिफॉर्म्स क्या हुए, सबसे पहला रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस, जो आपका इनकम टैक्स रेट्स वगैरह है इनमें क्या कर दिया, कमी कर दी, रिडक्शन कर दिया। स्लैब रेट, जो इनकम टैक्स में स्लैब सिस्टम अच्छे से इंप्रूव कर दिया, लिमिट बढ़ा दी, तो ज्यादा इनकम जो है एग्जेम्प्ट कर दी, टैक्स फ्री कर दी, और जो टैक्स भी लगाया उसकी रेट भी क्या कर दी, कम कर दी, जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे और लोग जो है अपनी इच्छा से अपनी इनकम को ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्लोज करें सरकार को कि भाई हम इतना पैसा कमा रहे हैं। जब टैक्स रेट ज्यादा लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, लोग घबराएंगे, पैसा बचाएंगे, टैक्स बचाने के लिए झूठ करेंगे, झूठ बोलेंगे सरकार को कि यार हम तो इतना कम ही कमा रहे हैं, तो कम टैक्स पे करेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है, तो टैक्स चोरी करेंगे। टैक्स रेट कम कर दोगे तो लोग टैक्स चोरी नहीं करेंगे, वो अपनी इनकम को प्रॉपरली डिस्क्लोज करेंगे। ये एक बात हो गई। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या रिफॉर्म कर दिया, ये तो आज तक चलते आ रहे हैं सर। जैसे कि अगर हम बात करें जीएसटी का इंट्रोडक्शन 2017, अभी तक रिफॉर्म चल रहे हैं इसमें, तो ठीक है। तो आपका जैसे जीएसटी इसका एग्जांपल हो गया, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, बहुत सारी जो इनडायरेक्ट टैक्स की रेट्स थी वो कम की गई, ठीक है। एंड इसके अलावा एक कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स बनाया गया, जो जीएसटी इसका एग्जांपल है, ठीक है जी, कि पूरे देश के लिए वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी यहाँ पर भी लेके, ये भी इवन लेके आ चुके हैं। तो इस तरह के रिफॉर्म्स होते जा रहे हैं, ठीक है सर। सिंप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस, ज्यादा आदमी परेशान होता है सरकार की प्रोसेस से, कि यार टैक्स जमा कराना है, फॉर्म भरना है, वहां जाओ, फिर उस दूसरी विंडो पे जाओ, फिर तीसरी विंडो पे जाओ, तो आदमी क्या है उससे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन उसका हो जाता है। तो जो टैक्स का जो सिस्टम है, जो टैक्स डिपॉजिट करने का, रिटर्न फाइल करने का, उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया, स्ट्रक्चर जो है उसको इजी कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया, जिससे कि टैक्स पेयर इजीली अपनी जो भी कंप्लायंसेस है उनको पूरा कर सके। तो सिंपल फिस्कल रिफॉर्म में तीन मुख्य बातें हैं,
कि डायरेक्ट टैक्सेस में रेटें कम करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर रिफॉर्म करना, रेटें कम करना, और उसके अलावा एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तीसरा, जो प्रोसीजर्स थे उनको सिंप्लीफाई करना, इजी टू अंडरस्टैंड करना टैक्स पेयर के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करना कि भैया आपको इजीली आप टैक्स वैक्स जमा करा पाओ, अपनी रिटर्न फाइल कर पाओ, अपने कंप्लायंसेस पूरे कर पाओ। फिर सर इसके बाद आ गया भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है आप जानते हो बेटा। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मतलब दूसरे देशों की करेंसी, मैक्रो में पढ़ा चुके हैं चैप्टर को हम। दूसरे देशों की करेंसी कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज। वो करेंसी जहां पर एक्सचेंज होती है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जिस रेट पे एक करेंसी, एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज हो रही है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि स्टेबिलिटी लाई जा सके हमारे बीओपी के स्टेटस में, ठीक है जी, वहां पर जो डेफिसिट था उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है बेटा। इसमें बेसिकली दो बातें समझिएगा। सबसे पहला, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। क्या किया, भारत सरकार ने अपने रुपए की कीमत को फॉरेन एक्सचेंज के अगेंस्ट कम कर दिया, जिससे क्या होगा, पहले सपोज करो डॉलर में 50 रुपए थे, अब कर दिया डॉलर में 60 रुपए। तो इससे क्या होगा, पहले जहां पर विदेशी आदमी $1 में 50 रुपए का सामान इंडिया से खरीद पा रहा था, अब वो 60 रुपए की वैल्यू का सामान खरीद पाएगा। तो हमने हमारी देश की अपनी करेंसी को क्या कर दिया बच्चों, डिवैल्यू कर दिया, कम वैल्यूएशन पे लिया है। इससे होगा क्या, इससे बेटा होगा क्या, हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है, जो हमारे देश का एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, वो बेटा इंक्रीज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया सरकार ने। एंड दूसरा, हमने पहले जहां पर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते थे, हमने अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। हमने हमारी करेंसी को, हमने फॉरेन एक्सचेंज को, जो इनकी जो करंट एक्सचेंज रेट है, इसको फ्री किया कि मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे रेट ऑफ एक्सचेंज चलेंगी। हम जब तक इंटरवेन नहीं करेंगे, जब तक कि इतनी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब, एक तरह से मैं बात कहूं तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के साथ में हमने क्या कर दिया, हमने मैनेज फ्लोटिंग को यहाँ पे लगा दिया है। क्या लगा दिया है, मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है। आपने लास्ट चैप्टर में उसमें मैक्रो में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सरकार जो है वो क्या अडॉप्ट करेगी सर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अलाउ करेगी कि रुपी जो है वैल्यू है फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशन। जब तक कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसा ना हो जाए कि हमारा पैसा बहुत ज्यादा ही गिर जाए, तब तक सरकार कोई भी उसमें दखलंदाजी नहीं करेगी, उसको फ्री फ्लो होने देगी मार्केट के बेसिस पे रेट्स को, एक्सचेंज रेट्स को, ठीक है सर। तो इस तरह के कुछ रिफॉर्म हमने किए फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के तहत। लास्ट आ गया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, इंडिया अडॉप्ट कर रहा था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। क्या कर रहा था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। अरे यार क्या बसड़े, हाँ जी। सो 1950 से 1990 तक इंडिया फॉलो करता था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में क्या हो रहा था, हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, इंपोर्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे किससे, हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे थे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स से। किससे बच्चों, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स से। कहने का मतलब, हम चाह रहे थे कि जो भारत के जो लोग हैं वो भारत में बने हुए ही गुड्स का प्रयोग करें, इंपोर्ट ना करें, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस चीज को इंश्योर करने के लिए व्हाट वी डिड, हमने जो है टैरिफ इंक्रीज किया, हमने इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, और इस तरह की चीजों को हमने इंप्लीमेंट यहाँ पर किया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने देखा कि यार हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो अल्टीमेटली, हम तो इंपोर्ट को कंट्रोल कर रहे थे, पर हमने भी क्या पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले कि हमारे अल्टीमेटली इंपोर्ट ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो फिर इस स्ट्रेटजी का क्या ही फायदा हुआ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ रिफॉर्म किए। क्या रिफॉर्म किए, बहुत ड्रास्टिक रिफॉर्म है बेटा। बिफोर 1991 हाई टैरिफ और कोटा इंपोज किए गए थे इंपोर्ट पे टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जिसकी वजह से क्या हुआ, बेटा, रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में
कि इसके कारण हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो कंपिटिटिव नहीं रही, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी मोनोपोली क्रिएट हो गई, क्योंकि यहाँ का आदमी इंपोर्ट कम करेगा तो सामान किससे खरीदेगा, उनसे खरीदेगा। तो वो अपने प्रोडक्ट क्वालिटी में ध्यान नहीं दे रहे थे, वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे थे, क्योंकि वो उनको तो क्या प्रॉफिट बढ़ाना है और कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो एफिशिएंसी लूज हो गई, कंपिटिटिवनेस लूज हो गई, और उनकी ग्रोथ क्या हो गई, स्लो हो गई। उनकी ग्रोथ क्या हो गई, स्लो हो गई। अब ये रिफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रिफॉर्म करने का बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कंपिटिटिवनेस। पहले क्या है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कंपिटिटिवनेस, एंड दूसरा टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, तो इन दो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, दो ऑब्जेक्टिव के कारण हमने रिफॉर्म्स किए। क्या रिफॉर्म्स थे, सबसे पहला हमने रिमूव कर दिया क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस मतलब कि जो बहुत सारी हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी इंपोर्ट के ऊपर, उन सबको क्या कर दिया बेटा, हटा दिया, रिमूव कर दिया। जो कोटा वोटा लगा रखे थे वो कोटा में हटा दिए। जो हाई टैरिफ थे उन टैरिफ को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट करने पे आपने जो फालतू के टैक्सेस लगा रखे थे, अल्टीमेटली उसका नुकसान तो आपको ही देश को होगा। अगर एक्सपोर्ट में भी ज्यादा टैक्सेस होंगे तो एक्सपोर्टर का माल बाहर जो है क्लाइंट कैसे खरीदेगा, जब वो सामान ही उसको महंगा पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट के ऊपर फालतू की जो ड्यूटीज थी, जो उनको रिमूव कर दिया, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्टर है वो ज्यादा कंपिटिटिव हो और इंडियन प्रोडक्ट, जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उनको मार्केट में प्लेस मिल पाए। फिर हमने एक प्रोसीजर लाए थे कि इंपोर्ट करने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर को हमने हटा दिया। ठीक है, हटा दिया, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजर्डस एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। उन इंडस्ट्रीज को छोड़कर, कहने का मतलब कोई अगर ऐसी इंडस्ट्री है जो हैजर्डस मतलब कोई खतरनाक प्रोडक्ट बना रही है, जो समाज के लिए थोड़ा खतरे वाली चीज है, जैसे कि हम केमिकल की बात कर रहे हैं, या आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन की एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान ज्यादा होता है, हो सकता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को छोड़कर इंपोर्ट के ऊपर जो लाइसेंसिंग का इशू था, वो प्रोसीजर जो सरकार ने रख रखा था वो हटा दिया, जिससे कि इजिली चीजें इंपोर्ट हो पाए। एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 125%, जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी होती थी उसको घटाते घटाते 10% तक, 10% तक लेके आ चुके हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो टैक्स रेट्स वगैरह थी उनको बहुत ज्यादा हमने कम कर दिया हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर। तो इस तरह से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म हुआ कि बेसिकली हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, हमारा जो प्रोड्यूसर है, वो ज्यादा कंपिटिटिव हो, ज्यादा एफिशिएंट हो। ठीक है, तो इस वजह से उसको जो है उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो। ठीक है, इस वजह से हमने कुछ रिफॉर्म्स किए। वो रिफॉर्म क्या थे, एक तो जो रेस्ट्रिक्शंस थी हमारी इसके ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। जो टैरिफ थी, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको हटाया गया। जो टैरिफ थी इंपोर्ट के ऊपर उनको कम किया गया, उनको हटाया गया। और कई तरह के जो इंपोर्ट लाइसेंस लेने पड़ते थे उनको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो लिबरलाइजेशन है वो हमारे देश में इंप्लीमेंट हुआ इन 5 सेक्टर्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए क्लास इतनी ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड जो भी आपके व्यूज हो, जो भी कुछ हो, आप प्लीज डू कमेंट एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है जी।